60 करोड़ रुपए का 23 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न बांटा गया था कोरोना काल में। आपने जो अभी गड़बड़ी की बात कही, इस संबंध में सरकार ने जो कार्रवाई अब तक विभाग ने की है, 931 राशन की दुकानें हमने निलंबित की हैं, 1727 हमने निरस्त की हैं। जहां भी कहीं धांधली की शिकायत मिलती है तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। और जैसे आपने कहा है कि जिन्होंने पहले राशन ले लिया, यदि कोई फर्जी कार्ड है उस पर वसूली की, सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है, ना किसी से कोई वापस लिया जाएगा। जिनको राशन मिल गया और जिन्होंने राशन पा लिया वो बिल्कुल निश्चिंत सोएं, आराम से सोएं, कहीं किसी प्रकार की कोई वसूली इस तरह की नहीं होगी। माननीय रविदास, कि जो कोटेदार है जिसको राशन आप दे रहे हैं उसको आप कुछ दे नहीं रहे, आप लाख जांच करते रहिए, आज सस्पेंड करते रहिए, लेकिन कोटेदार अपनी दुकान का किराया कहां से निकालेगा? वो उसको कुछ ना कुछ देते होंगे माननीय मंत्री जी। निकालेगा जवाब राशन बांटने के अलावा अगर आप कुछ दे नहीं रहे हैं, नहीं कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सब पूछ लीजिए ना। जनता को कैसे मिलेगा? माननीय मंत्री जी, ये माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि जो राशन कार्ड जो बांटता है उसको क्या देते हैं आप? अनवर जी, कमीशन, अब वही तो आपको बताना है ना। देते हैं, हाँ, उसको कमीशन देते हैं। कमीशन। और ये माननीय मोना जी, अरे कमीशन दी जाती है, आपको पता कमीशन दी जाती है। अरे उनको जितना राशन बांटते हैं उनके लिए निर्धारित है कि उनको इतना पैसा उसमें से दिया जाएगा, उसी को कमीशन कहते हैं। उनके कहने से क्या होता है, जो सरकार कह रही है वो सुनिए ना, बैठिए। अरे ये गलत बात है, उनको सबको मिलता है, ऐसा नहीं होता, कोई भी फ्री में थोड़ी बांट रहा है। पहले भी बांट रहा था, अभी भी बांट रहे हैं, आगे भी बांटते रहेंगे। बैठिए मोना जी। जो राशन कार्ड वापसी की बात, वो तो जवाब आ गया उसका। नहीं, उस पर एक सवाल है कि जिन्होंने ये डुगडुगी पीटी थी कि ये वापस होंगे और ये लगातार खबरें आती, जिन्होंने भ्रम फैलाया, क्या उनके खिलाफ सरकार उन अधिकारियों के या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है या करेगी? बस माननीय मंत्री जी, ठीक है, ये बात सब सही। इस तरह की जानकारी सरकार के पास, हमारे पास नहीं है। एक किसी ने पर्टिकुलर किसी अधिकारी ने या किसी ने ये काम किया है। यदि सुनो ना, पूरा उत्तर तो सुनिए मोना जी, प्लीज पूरा उत्तर सुनिए प्लीज। इस तरह की कोई जानकारी आदरणीय है माननीय सदस्य के पास हो तो वो लिख के भिजवा दें, उस पर तत्काल जांच करा के कार्रवाई। प्रश्न संख्या 4 श्री उमाशंकर जी, इसमें 4 लोग हैं पूछने वाले। देखिए एक प्रश्न में 4 लोग हैं पूछने वाले, चारों को अवसर। उमाशंकर जी, अरे बैठिए। वर्मा जी आ गया, सब आ गया। वर्मा जी बैठिए। इस पे 3, 4, 5 लोगों ने पूछना है। 4, 5 नाम है। आप देखिए प्रश्न संख्या 4 में कितने लोगों के नाम है। माननीय उमाशंकर जी, आप अपना प्रश्न करिए। नहीं, आपकी बात आ गई। माननीय उमाशंकर जी, आप प्रश्न। आप माननीय उमाशंकर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, खड़े हो जाएं अगर है तो। हाँ ठीक है, बस अनुपूरक करिए। आ गया रविदास जी, अभी आपका 301 भी आ रहा। बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये आपने पूछा नहीं था, वो आपका नहीं, ये नहीं पूछा था, ये कार्रवाई में नहीं है। आगे से पूछिएगा, बता देंगे। माननीय उमाशंकर जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को ले आने का मेरा जो मंशा थी, जो वजह है, क्योंकि आप देख रहे हैं सुबह अगर जगते ही अगर अखबार उठाते हैं या रात को या जब भी कभी न्यूज़ खोलते हैं तो हमें ये दुर्घटनाएं दिखती हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए। माननीय मंत्री जी ने इसी से के संदर्भ में मैंने प्रश्न को लगाया था। मेरा उद्देश्य था कि हम दुर्घटनाओं पे कैसे अंकुश लगाएं, कैसे उसमें कमी करें। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सड़क सुरक्षा नीति 16/6/2014 से ही लागू है। तो मैं आपके माध्यम से पहला सवाल ये करूंगा कि क्या यह 2014 से जब हमारी सड़क सुरक्षा नीति लागू की गई है, क्या यह नीति लागू करने के पहले या माने जो हमारे एक्सीडेंट होते थे और यह नीति लागू करने के बाद क्या एक्सीडेंट में कमी आई है? अगर कमी नहीं आई है तो क्या यह सड़क सुरक्षा नीति हमारी प्रभावी है? तीसरा, माननीय अध्यक्ष जी,
क्योंकि कई हमारे साथी इसमें मतलब प्रश्न किए हुए हैं, इसलिए इन्वॉल्व है, इसलिए पता नहीं क्योंकि फिर पीठ मौका देगी कि नहीं देगी। तीसरा जो सबसे अध्यक्ष जी मैंने जो महसूस किया है कि जो सूचनाएं मिलती हैं, जो सबसे अधिक एक्सीडेंट होता है वो एक्सीडेंट होता है हाईवे पे या एक्सप्रेसवे पे, चाहे राज्य मार्ग हो या नेशनल हाईवे हो, उस पे जो गाड़ियां साइड में लगा के ट्रकें खड़ा कर देते हैं और खड़ा करके ड्राइवर कहीं अपने आप बगल में घर है वहां चला गया हो या जाके ढाबे पे बैठ गया हो, इधर से कोई अगर 4 व्हीलर जा रहा हो तो जाके सीधे पीछे गाड़ी में घुसता है। जो सबसे हेड इंजरी है, जो सबसे ज्यादा डेथ होती है, आप देखे होंगे कि केवल खड़ी गाड़ियों में होती है। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आप मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे देश हैं जहां आप गए नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि अगर कहीं किसी रोड पे कुछ जगहों पे अन्य देशों में हमें भी जाने का अवसर मिला है, अगर कोई गाड़ी किसी वजह से खड़ी हो गई तो उस देश की ऐसी व्यवस्था है कि उसके पास तुरंत पूरी इस गाड़ी को पैचअप करने के लिए इंडिकेटर लेकर के वह सरकारी व्यवस्था वह खड़ी कर दी जाती है। जितनी देर खड़ी रहेगी वह अपना इंडिकेटर, गाइड, एम्बुलेंस लेके खड़े रहते हैं, भले उसका घंटा के हिसाब से उस गाड़ी वाले से चार्ज करेंगे, लेकिन कोई अन्य लोग जो आदमी रात के अंधेरे में जा रहा है वह उस एक्सीडेंट से बच जाता है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था, देखिए सब प्रश्न करिए ना, आप तो भाषण दे रहे हैं ना, हमारे पहले थे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे प्रश्न तीसरा ये है कि क्या इसका इस तरह से हम व्यवस्था अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी करेंगे जिससे कि खड़ी गाड़ियों पर अंकुश लगाया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में एक्सप्रेसवे राजमार्गों तथा नेशनल हाईवे पर लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं के इंगित। अरे वो हो गया, आगे बढ़िए। जो उन्होंने अनुपूरक किया उसका उत्तर दीजिए, जो अनुपूरक किया उसका उत्तर दीजिए। उन्होंने सवाल किया। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में जो सड़क सुरक्षा नीति बनी थी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक सड़क सुरक्षा के लिए कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनी है, जो वर्ष भर में 4 बार उसकी मीटिंग होती है। अभी एक शासनादेश माननीय अपर मुख्य सचिव गृह के द्वारा 18/5/2022 को निकाला गया है। उसकी एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय पीओडी मंत्री माननीय जितिन प्रसाद जी, शिक्षा विभाग के तीनों मंत्री हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी, गुलाबो देवी जी और संदीप सिंह जी और मैं स्वयं और सभी लोग वहां पर, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत गंभीर हैं और इसके लिए एक सभी विभागों को लेकर के इस जो हाईवे पर जो हाई स्पीड के कारण जो ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, 80% एक्सीडेंट जो है केवल हाई स्पीड के कारण होता है। तो उसके लिए हुआ कि 100 से ज़्यादा स्पीड के कोई व्यक्ति जब हाईवे पर चलेगा और जहां से वो निकलेगा तो उसको ऑटोमेटिक चालान काट दिया जाएगा और पेट्रोलिंग सिस्टम जो है हाईवे पर लगा दिया गया है। अब कोई भी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी नजर नहीं आएगी। देखिए, एक हाजी इरफान सोलंकी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। चालान के लिए तो आप मास्टर हैं ही सरकार। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, ये जो एक्सप्रेस वे बनते हैं जी और जो नेशनल हाईवे हैं, अगर 100 से ऊपर चलाने पे चालान है तो फिर गाड़ी आदमी चलाएगा कहाँ? दूसरी बात, हम ज़्यादा मंत्री जी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ ये बता दीजिए, पर चलना चाहते हैं, सिर्फ ये बता दें कि एम्बुलेंस आप किस स्पीड पर चलेंगे? कितनी दूर से खड़ी करने का बनाया है कि हर ये नेशनल हाईवे का जवाब परिवहन मंत्री जी नहीं दे पाएंगे और वहाँ पे कितनी देर पे घटना पे पहुँचने को उसका काम करेंगे। ये तो या तो NHAI वाले दे पाएंगे या एक्सप्रेस वे वाले दे पाएंगे, मंत्री जी नहीं दे पाएंगे। ये जवाब जो कितनी दूर के ऊपर खड़ी होगी एक्सप्रेस हाईवेज के ऊपर, ये आप सुनाई पड़ रहा है? नहीं सुनाई पड़ रहा? आप पढ़ रहे हैं? आप कान में लगाओ। हाँ ठीक है, इनका माइक ऑफ कर दीजिए तब ये कान में लगाएं। हाँ बैठिए। जो एक्सप्रेस हाईवेज होते हैं वहां पर कितनी दूर के ऊपर कौन सी एम्बुलेंस खड़ी होगी, इसका जवाब परिवहन मंत्री नहीं दे पाएंगे। इसका जवाब जो एक्सप्रेस हाईवे अथॉरिटी है वो दे पाएगी। ठीक है, श्री जवाहरलाल राजपूत हैं उपस्थित? नहीं। आपने हो गया, चलिए गुड, आपका हो गया। आप पूछिए। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से परिवहन मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ
कि छोटे छोटे बच्चे, हम सभी के मासूम बच्चे स्कूल जाते हैं और पुरानी गाड़ियों के अंदर ड्राइवर लोग पुरानी गाड़ियों के अंदर गैस की किट लगवाते हैं जुगाड़ से। क्या उन पर बैन लगाएंगे पूरी तरह? नई गाड़ियाँ उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे कई वाक़े हो चुके कि पूरी की पूरी गाड़ी जल गई और बच्चे उसमें मृत्यु लोग को ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ऐसी गाड़ियों पर बैन लगे और उत्तर आने। ठीक है, आपका प्रश्न अच्छा प्रश्न है। चलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, अभी गाजियाबाद में एक स्कूली बच्चे का दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत इसको गंभीरता से लिया और उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी जिलाधिकारी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी और उसमें हम सब लोग भी, उसमें कई विभागों के मंत्री और प्रमुख सचिव जुड़े हुए थे और स्कूली बसों के लिए एक अलग से नीति बनी हुई है और उस नीति के अंतर्गत जो गाड़ी बिना फिटनेस के अब सड़क पर नहीं चलेगी और लगभग 80% गाड़ियों को हमने फिटनेस करा लिया है और जो 20% गाड़ी और बची है उनको भी सख्ती से कहा गया है कि उसको फिटनेस करा लें और फिटनेस करा करके जो स्कूली बसों की जो गाइडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, बिना उसकी गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी। धन्यवाद। तो संख्या 5 डॉक्टर आर के वर्मा उपस्थित है। माननीय मंत्री जी ठीक, अनुपूरक करिए। मानवर, प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के यह प्रश्न है और आज प्रदेश में महंगाई की वजह से किसान, मजदूर और बीपीएल परिवार, मध्यम परिवार की कमर टूट गई है। इस लिहाज से यह प्रश्न आज सदन में आया है। माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया है कि खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण का कार्य केंद्र सरकार की अधिकारिता में आता है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, लेकिन उसमें भी व्यवस्था दी गई है कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा प्राइस मॉनिटरिंग सेल, जो जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, मंडल पर कमिश्नर की अध्यक्षता में होती है और प्रदेश में खाद्य आयुक्त की अध्यक्षता में होती है। मानवर, यहाँ पर बैठा हुआ हर सदस्य परिचित है। कुछ खाद्य वस्तुओं के प्राइस के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। आज की तारीख में नींबू की कीमत 5 से 10 रुपए पर पीस है। टमाटर 3 रुपया किलो सीजन में बिकता है और वही टमाटर ऑफ सीजन में 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए किलो हो जाता है। प्याज 6 रुपए किलो सीजन में बिकता है किसान के उत्पाद के रूप में और बाद में ऑफ सीजन में 100 रुपए किलो से ज़्यादा उसकी प्राइस हो जाती है। इसी तरीके से लहसुन, अन्य खाद्य सामग्रियां हैं। मान्यवर, इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य सरकार की ये कमेटियां, मॉनिटरिंग सेल समीक्षा करके केंद्र सरकार को भेजने का कार्य करेंगी। तो मैं पहला प्रश्न तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो टमाटर 3 रुपया किलो सीजन में बिकता है और बहुत बार आप देखते हैं कि किसान ना बिक पाने की वजह से हाईवे पर ट्रकों ट्रक टमाटर फेंक देता है और वही ऑफ सीजन में जो 100 रुपये 150 रुपये में बिकता है, तो क्या इसकी समीक्षा करके केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है कि इस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि 3 रुपये जब कृषि उत्पाद के रूप में किसान के पास वह टमाटर होता है तो वह 3 रुपये किलो बेचता है और वही जब बिचौलियों के पास चला जाता है तो वह 80 रुपये और 150 रुपये किलो बिकने लगता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि प्रश्न इस पर कई हैं। अगर आप बारी बारी से चाहें सारे प्रश्न एक साथ, आपको 2 अनुपूरक करने का अधिकार है। आप 2-2 करके 2 आज प्रश्न तो 8 ही प्रश्न है मानवर, आज सभी अनुपूरक ले लेंगे तो कोई बात आप नहीं, आप 2 प्रश्न पहले करिए, फिर जवाब आने 5-7 करोगे तो फिर आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने कौन सा प्रश्न किया है, किसका क्या उत्तर मिल गया। साथ दूसरा प्रश्न भी मैं माननीय मंत्री जी से मैं अपने सारे प्रश्न कर लेता हूँ, उसका जवाब एक साथ ही दे दीजिएगा मंत्री जी, आप एक साथ जी मेरे प्रश्न मान्यवर, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कुछ वस्तुएं हैं जो 5% जीएसटी से लेकर के 18% और कुछ तो ऐसी हैं जो 28% तक हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के मैं सदन से या मैं सरकार से मैं जानना चाहता हूं
कि क्या उन पर जीएसटी कम करने पर विचार करेगी, जो आवश्यक खाद्य अधिनियम के अंतर्गत जो वस्तुएं हैं। दूसरा, डीजल और पेट्रोल की महंगाई से हर कोई परिचित है। क्या सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर उत्पाद शुल्क के रूप में जो प्रदेश सरकार का जो हिस्सा होता है, उस कीमत तक किसान और गरीब बीपीएल परिवार को सब्सिडी के रूप में देने का काम करेगी? माननीय मंत्री जी, एक प्रश्न और, एक और कर लीजिए। एक प्रश्न और, एक और। आप तो कई का एक साथ जवाब दे सकते हैं। सरकार डीजल और पेट्रोल, रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी? दूसरा, एक छोटा सा चौथा, दूसरा नहीं चौथा, क्या सरकार यह बताएगी कि भारत के द्वारा नेपाल को डीजल पेट्रोल किस दर से बेचा जा रहा है? ये मान्यवर 4 प्रश्न का 4 प्रश्न जवाब। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, जवाब तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने खुद ही दे दिए। एक तरफ तो कभी डॉक्टर साहब टमाटरों को सड़क पे फेंक देते हैं, एक तरफ 100 रुपये किलो बिकवा देते हैं। तो इसलिए मैं इसका क्या जवाब तो उन्होंने खुद दे दिए। और उन्होंने कहा कि नेपाल डीजल पेट्रोल जा रहा है, उसे रुकवा दें। अब यूपी सरकार के अधीन है क्या पेट्रोल डीजल किसी देश को देना या लेना? इससे राज्य सरकार का तो कोई मतलब होता नहीं। इससे राज्य सरकार का तो कोई मतलब होता नहीं। क्या उत्तर सुन लीजिए। देखिए कितने प्यार से उन्होंने पूछा, उसी प्यार से उत्तर दे रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। कंवरपाल जी, इतनी कृपा करिए कि जब आप लोग बोलते हैं तो मैं कभी एक शब्द नहीं बोलता हूँ, हमारी भी सुन लिया करो थोड़ा बहुत। तो मैं ये अनुरोध कर रहा था, एक ये प्राइस मॉनिटरिंग सेल जो होता है, ये आपको मालूम है जिले से लेके और मंडल पे भी होता है और राज्य में भी होता है। इन सब की सिफारिशें हम केंद्र को भेजते हैं। क्यों नहीं? वहाँ तय करना उनका डिसीजन है। मैंने कल भी अनुरोध किया था कि जहाँ जीएसटी का सवाल है, पूरे देश के जितने वित्त मंत्री हैं हर राज्य के, प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं और केंद्र सरकार जीएसटी का तय करती है। वहाँ आपने एक बात ये बात कही थी कि बहुत से गरीब आदमियों को गैस नहीं मिलती। अब आपको तो शायद खुद ही मालूम है, 1,41,00,000 गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन हमारी सरकार ने मुफ्त गरीबों को दिए हैं। ये भी जहां आप महंगाई की बात कर रहे हैं कि उनको मिल नहीं पाता है, आज उत्तर प्रदेश में 15 लाख आदमियों को 15 करोड़ व्यक्तियों को आज चना, गेहूं, तेल, नमक सारी ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे मैं दाल भी उपलब्ध करा रहे हैं डॉक्टर साहब, दाल भी उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अन्य जिन चीज़ों की आप महंगाई की बात करते हैं वो सब केंद्र सरकार का काम है, उसे हम निर्धारित थोड़ी करते हैं। कीमत तक सब्सिडी देने पर विचार करेंगे। मान्यवर, मैं सब्सिडी देने की बात कर रहा हूँ। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस पर जो उत्तर प्रदेश सरकार का वैट का जो उत्पाद शुल्क का हिस्सा है, क्या वो अपना हिस्सा किसान और बीपीएल परिवार को सब्सिडी के रूप में देने पर विचार करेंगे? ये हमारा प्रश्न है। मनोज, ये आपने जो सवाल किया, केंद्र सरकार ने अभी पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपये पेट्रोल पे और 7 रुपये डीजल पे कम किए हैं। और जैसे ही कोई विषय आएगा तो राज्य सरकार उस पर विचार करेगी।